Hello students. So our next topic in the structure of atom is Rutherford's nuclear model of atom. लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल. एक बार फिर से देख लेते हैं. Actually Rutherford did an experiment of gold foil. What did he do actually? This is considered, this is a gold foil. Okay, this red color, red and black, this is गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन ली थी. और गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि गोल्ड का जो एटम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता. दैट्स वाई ही टुक गोल्ड फॉइल. देन आफ्टर दिस इज अ सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल. दैट मीन्स दिस इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कल भी बताया था मैंने दैट एल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस आर कीप एमिटिंग. ओके, सो इसमें से जब ये पार्टिकल्स में से अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स लेड प्लेट से जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है वो सारे उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें आगे आएंगे और इससे फॉइल से जाके स्ट्राइक करेंगे. अब फॉइल से जाके स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? उसने डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस की थी वो क्या थी? उसने ये जो है ये ली थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन. दैट मीन्स फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन. ओके, और इसके अंदर मैंने बताया था तुम्हें स्पॉट भी पड़ जाते हैं. जैसे ही कोई पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करता है स्पॉट भी पड़ जाते हैं. और दूसरी बात, इस पर जो जहाँ पे भी ये जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक किए थे वहाँ से इसमें थोड़े से शाइन आ गई, चमक आ गई. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गो स्ट्रेट. ओके, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट गए. कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे बहुत कम जो क्या हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए. जैसे ये गया इस डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट में चला गया. बहुत ही रेयरली कोई ऐसे पार्टिकल्स थे जो क्या हुए जिस पाथ से गए थे, मीन्स इस पाथ से गए थे और इसी पाथ से वापस. तो ऐसे पार्टिकल्स भी थे, मतलब 0 डिग्री के एंगल बनाया था. तो इन ये जो इसके ऑब्जर्वेशंस थी, जैसे मैं अभी बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. रीज़न क्या था? जब सारे पार्टिकल सीधे स्ट्रेट चले गए दैट मीन्स एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? एम्प्टी है. सॉरी, मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है इन द एटम इज एम्प्टी. देन आफ्टर अगर कुछ पार्टिकल स्ट्राइक होके साइड में जा रहे हैं या फिर पीछे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इज इन डायरेक्शंस में, नॉट एग्जैक्टली ऑन द 0 डिग्री एंगल, इन डायरेक्शंस में. इसका मतलब जो कुछ है, कुछ सॉलिड मास है जिसका पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव, मैंने कल बताया था अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस. सो अगर यहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसे स्ट्राइक करते तो वो इसके ऊपर चिपक जाते. सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और अंदर जो जो हैवी मास है जहाँ से वो स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, वो दैट मस्ट बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज से वो डिफ्लेक्ट हुए, तो उससे क्या पता चला कि एक पॉजिटिव चार्ज है कहीं बीच में. थर्ड थिंग, अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी था तो उसने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है और एक एटम का सारा मास जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज में है. ठीक है, इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का. और न्यूक्लियस के बारे में एक और बात बताई एटम के बारे में कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. और एक और बात बताई इसने इससे ही कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज़ एक एटम के साइज़ का कंपेरेटिवली इतना होता है जैसे कि तुम एक पूरा क्रिकेट का स्टेडियम कंसिडर कर लो और कंसिडर में उसमें स्टेडियम में बिल्कुल बीच में एक क्रिकेट बॉल रखी हो. तो क्रिकेट बॉल इज़ सेट टू बी न्यूक्लियस एंड द होल स्टेडियम इज़ एटम. ओके, तो इतना साइज छोटा होता है किसका? न्यूक्लियस का, एज कम्पेयर टू होल एटम. बट स्टिल द होल मास ऑफ दैट एटम इज सेंट्रिक ऑन न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही लिखी हुई है यहाँ पे. द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ द एटम वाज densely concentrated in extremely small region and this region is called nucleus. Electrons move around the nucleus in circular orbitals with very high speed. Okay, and held together with nucleus by electrostatic force. Electrostatic force कौन सी होती है? जो डिफरेंट चार्जेस के बीच में फोर्स होती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ कैसे रुके हुए हैं उसका उसने रीज़न दिया कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू वहाँ पे
ऑर्बिट्स जो हैं उसमें रुके हुए हैं। उसके बाद कुछ और टर्म्स आई धीरे धीरे, दैट एटमिक नंबर, तुम्हें पहले ही बताया एटमिक नंबर को Z से लिखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का याद रखना न्यूट्रल एटम होना चाहिए। अगर कोई आयन हुआ मतलब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा या कम आ सकते हैं। सो एटमिक नंबर इज मेनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और प्रेजेंट इन द एटम, एंड मास नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि जो सारा का सारा मास जो होता है किसी एटम का वो किस में होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के पार्ट। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप। ये तो तुम लोगों ने कर लिया होगा पहले ही। आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आर नंबर ऑफ द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लाइक दिस। Okay, C16 6 6, that means their atomic number is 6 and their atomic masses is 12 and 14। और एक और बात याद रखना, आइसोटोप्स होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, दैट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एटम डिपेंड्स ओनली ऑन एटॉमिक नंबर, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे इसमें अगर देखें तो 6 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स इन बोथ द एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6। इसमें एटॉमिक मास 12 है, इसमें एटॉमिक मास 14 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, तो एक्स्ट्रा क्या हुए, न्यूट्रॉन्स। तो इसमें 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन्स है, इसमें 14 माइनस 6 कितने न्यूट्रॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसी से आइसोटोप्स बनते हैं। और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी भी जो एटम होता है उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। देन आफ्टर आइसोबार्स, आइसोबार्स आर एक्चुअली डिफरेंट एटम्स, दैट मीन्स द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दीज आर द एग्जांपल्स, एंड नाइट्रोजन 14, C6 14, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन 16 के अलावा ऑक्सीजन 17 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन 18 एटॉमिक मास उनमें भी एग्जिस्ट करता है। तो जो ये होते हैं फ्लोरीन वगैरह होते हैं, इनके भी मास उससे रिजेंबल करते हैं। देन आफ्टर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड ने ही ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था, उसके बाद रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि उसने बोल दिया कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताई थी उसने, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और ये अपनी एनर्जी एमिट करते हुए धीरे 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 जाके इसमें न्यूक्लियस में जाके स्ट्राइक करेंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जाके न्यूक्लियस से टकरा जाए। तो इसके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकरा सकते। सेकंड, इसने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई, जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में किया था ना, 2 8 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन किसके पास नहीं थी, रदरफोर्ड के पास नहीं थी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन किसके पास थी, नील बोर्स के पास। नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमें नेक्स्ट पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे नील बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो नील बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके पीछे जो मेन रीजंस थे वो क्या थे, वो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम तक ये माना जा रहा था कि जो लाइट होती है या फिर वेव्स होती है उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, उनकी पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने कुछ ये एक्सप्लेनेशंस आई, उससे पता चला कि जो वेव्स होती है जो लाइट होती है या फिर जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती है। तो जैसे कि, और इसीलिए उनका ड्यूअल कैरेक्टर हो जाता है। ड्यूअल कैरेक्टर मीन्स जो रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर वेव नेचर भी होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, सो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स इट हैज़
वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। वेव्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती है और किसी पार्टिकल तो मतलब एक मैटर की तरह हो गया कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है वो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड थिंग, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना है जाके, दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, थोड़े थोड़े उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक प्रॉपर्टी होती है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब डिटेक्ट किया तो उससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे हैं, तो हर उसकी ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, मान लो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनकी अपनी एक एनर्जी होती है। क्वांटाइज मीन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो ये क्या है, इससे भी आइडिया मिला कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। ये दोनों मेन आइडियाज़ थे। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनके ऊपर बेसिस बोर मॉडल आया था। तो इसके बाद एक और बात आई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उसका वेव नेचर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ये सब मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। उसने क्या बोला कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मान लो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक्स, जैसे इसको एक्सिस मान के चले तो जैसे एक्स एक्सिस, इसको माइनस एक्स, इसको वाई, इसको माइनस वाई, ठीक है। अगर z कंसिडर करें तो यहाँ कर सकते हैं। तो जब ये मूव करता है तो इसके अंदर से जो जो चार्ज मूव करता है तो दो फील्ड्स बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जैसे कंसिडर करो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। एक तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। और अगर तीसरा कंसिडर करते के चलते हैं हम मैग्नेटिक के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो इस इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मान लो ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे मतलब अबाउ द प्लेन। तो अगर मैं इसको जेड पे लेके चलूँ कि ये जो जेड है उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसको यही कंसिडर करके चलो कि जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस ये पेन जो है इसकी अपर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने एक्सप्लेनेशन दी थी। और ये सब इसीलिए एक जो पार्टिकल मूव करता है तो वो किससे एसोसिएट होता है, उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये पहली बात वही है कि जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वेव की, उसके परपेंडिकुलर होते हैं दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। जैसे अगर हम बात करें सनलाइट की, सनलाइट बीच में स्पेस में से हमारे तक पहुंचती है, दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। अगर तुम साउंड वेव्स की बात करो तो साउंड वेव्स का तुम्हें भी पता है कि वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती, सॉलिड में मूव करती है, लिक्विड में मूव करती है, गैस में मूव करती है। दैट मीन्स किसी मटेरियल मीडियम की उसको रिक्वायरमेंट होती है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम भी इसीलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। देन आफ्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो भी डिफरेंट काइंड की होती है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो वेव्स होती है उनको अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ, जो हम रेडियो सुनते हैं उनको रेडियो वेव्स बोलते हैं। इसके अलावा जिस लाइट में, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम देख सकते हैं उसको विजिबल लाइट बोलते हैं। इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रा वायलेट भी तुम लोगों ने सुना है, यूवी रेडिएशंस जो होती है। इसके अलावा गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, जिससे जो बोन्स वगैरह होते हैं उनमें जो क्रैक होता है उसको डिटेक्ट करते हैं एक्सरे, वही एक्सरेज होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो वेव्स होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। हमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करना है, उसके बाद हम करते हैं उससे पहले एक बार हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो पहले तुम पढ़ चुके हो वैसे। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती है, ठीक है।
वो होती है फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अच्छा, इसको जो ये है दिस इज न्यू, ओके, दिस सिंबल इज न्यू, दिस इज लैम्डा। वेवलेंथ के लिए क्या यूज़ होता है, लैम्डा। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ वेव और द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लेस्ट और ट्रफ। जैसे ये वेव है, मान लो एक, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो इसके बीच में जो ये गैप है, ये लेंथ है, दिस इज़ वेव लेंथ, ओके। अब जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये भी होगी और इतनी ही ये भी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं दिस इज़ क्रेस्ट एंड दिस इज़ ट्रफ। जो एलिवेशन पार्ट है वो क्रेस्ट है और जो ये होलो पार्ट है ये ट्रफ है, ठीक है। तो दो किसी कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट में आपस में जो डिस्टेंस होता है या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ में आपस में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका वेवलेंथ, ठीक है। तो दिस इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ जब लेंथ आ गया पीछे तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, या तो पर सेकेंड होती है या फिर हर्ट्ज होती है। ये सब कुछ 9th क्लास में तुम लोग कर चुके हो। देन आफ्टर वेव नंबर, वेव नंबर जो होता है वो क्या होगा, ये इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या था कि डिस्टेंस ऑफ ए वेव, एंड इसमें क्या है कि 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में, जितने भी यूनिट लेंथ हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, उसमें कितनी वेव्स बनती है वो होता है उसका वेव नंबर, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, न्यू डैश। देन आफ्टर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हुई और यहाँ पे कंप्लीट हो गई तो इस यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वेवलेंथ होती है उसकी जो वो किसके इक्वल होती है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। और यहाँ जो हम वेव्स ले रहे हैं वो हम वैक्यूम में उसकी स्पीड कंसिडर करके चलते हैं जो 2.99 इंटू 10⁸ होती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 3 लिख लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसलिए यहाँ और इसको लिखते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, और स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं ना कि वी से। सो लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, ओके। अगर फ्रीक्वेंसी ले तो सी बाई लैम्डा। इसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, 1 अपॉन वेव नंबर बोल सकते हैं वेवलेंथ को। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 अपॉन टाइम होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, या ये प्रॉपर्टीज़ है जिससे किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।